सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें नवाज शरीफ के बयान और उनके इल्जामात पर बिलावल ने नवाज शरीफ से सबूत पेश करने का कहा था। उस इंटरव्यू के बाद पीडीएम में दरार पड़ने की कुछ बातें की जाने लगीं और शायद उन्हीं दूरियों को खत्म या कम करने के लिए कल मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को चाय की दावत पर बुलाया था। अब आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें ऐसा लगता है उसके बाद कि नून लीग के बयानिए में अब कुछ लचक दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसे में कौमी इदारों के सरबराहान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि उनकी हुकूमत इन लोगों की वजह से गई है, मगर आज मरियम ने कहा कि उनकी जमात फौज से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी उन्होंने आयद कर दी। कहा कि मैं इदारे के मुखालिफ नहीं हूं, मगर अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम नवाज ने कहा कि फौज मेरा इदारा है, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आइन के दायरे कार में रहते हुए, और वो बात अब आवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी। मरियम नवाज ने यह दावा भी किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। मरियम नवाज ने इस इंटरव्यू में मजीद कहा कि मैं इमरान खान का नाम भी नहीं लेना चाहती। तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद उन्हें माफ़ी देने के मुतरादिफ होगा। मरियम नवाज ने आज जो इंटरव्यू दिया इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म स्वाति साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मरियम साहब आज कह रही हैं कि नून लीग फौज से बात करने के लिए तैयार है, बातचीत अवाम के सामने होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को घर जाना होगा, ये तय है। अब इस पर आपकी जमात का क्या जवाब है उनके लिए? क्या कहेंगे? हुकूमत के जाने के बाद फिर वो फौज से बात करने की, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पे मेरी और मरियम सफ्तर की हैसियत ही क्या है कि हम पाकिस्तान के अवाम को गिलगित बल्तिस्तान में जाके जो है वो बात करें, या दुनिया से जो बात करें, BBC से बात करें, या किसी और जगह इंटरव्यू दें। पहले तो ये है कि अपनी हैसियत के मुताबिक जो है एक इंसान जो उसका वालिद मुजरम है, ये साहिबा ख़ुद मुजरम हैं, एक मुजरम जो है वो अपने पूरे मुल्क को चलाने के लिए, जिस मुल्क को उसके वालिद ने धोखा देकर, मुल्क की अदालतों को धोखा देकर जो है मुल्क से बाहर गया है, वो हमें बता रही है कि हमने क्या करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान के अवाम जी शऊर हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, और आपकी हैसियत जो है आप कम अज़ कम पाकिस्तान की सियासत के लिए इर्रेलेवेंट हैं। और 15 तारीख जो है खुदा के फजल से, पहले तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो है मुझे पूरा यकीन है कि अक्सरियत से जो है हमारी जमात इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी। जो ख़बरें मुझे वहाँ से आ रही हैं, और मुझे इदारों को कम अज़ कम जो है ये गुजारिश करनी है कि हमने हर तरह से गैर मुतनाज़ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है ये कराना है, ताकि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ के अंदर जो है जिस तरीके से 71 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ कैसा था, इस तरीके से इलेक्शन हमने वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला कराएं, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे ताकि कोई आदमी उंगली ना उठा सके, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर जिन इदारों के सरबराहों का नाम लेके जो बातें की गई हैं, इनके लिए शर्म की बात है कि वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज में क्या तरीक़ेकार होता है, किससे ये बात करेंगे? आर्मी चीफ बाजवा साहब से बात करेंगे, जनरल फैज से बात करेंगे, और उनके बारे में जो बातें की हैं, जो नाजेबा बातें की हैं, उनको मतलब मोहतरमा का जो है मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये गैर पार्लिमानी नहीं है, कि इनको शर्म नहीं आती कि फिर उन इदारों के और उनके सरबराहों की बात कर रहे हैं, और किस को जो है वो घर पे भेजेंगे, जिन लोगों ने अवाम की अक्सरियत का वोट लिया है। और क्या इनका कद बुद्ध जो है, आज़म साहब बड़े यकीन से वो ये दावा कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके इर्द गिर्द के लोगों से राब्ता किया गया मुज़ाकरात के लिए, बराह रास्त उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन उनके आसपास के लोगों से राब्ता हुआ है। तो ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई इत्तला आपके पास है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन लोगों से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया गया हो कोई? देखें, मुझसे ज़्यादा जो है मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा जानते हैं कि क्या ये मुमकिन है
या इसको कहने के अंदर जो है ये क्या ये अंदिया दे रही हैं कि खुदा न ख्वास्ता फ़ौज की हायरार्की के अंदर किसी तरह भी जो है कोई गुमान पाया जाता है। तो ये तो एक मतलब एक बच्चा जो एक सियासी बच्चा जो है, तिफल जो है, वो भी ये बात करेगा कि चूंकि इर्रेलेवेंट है, अदालतों की मुजरम है, अपनी उनकी कोई हैसियत है नहीं, अपने बाप को लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए उस इक़्तिदार, उनके इक़्तिदार नहीं था, कारोबार था, हाकिमियत नहीं थी, वो इस मुल्क को वो खुद मालिक अपने आप को साथी साहब जब ये 11 जमातें मिली, ये पीडीएम का इत्तेहाद बना, इन्होंने अपनी तहरीक शुरू की, तो हुकूमत पर इन्होंने इतना प्रेशर तो बना दिया कि अब हुकूमत भी मजबूर हो गई। वज़ीर आज़म ने महंगाई का नोटिस लिया, जलसे करने पे वज़ीर आज़म मजबूर हो गए, स्वात और हाफिजाबाद में जलसे कर चुके, आगे भी कुछ जलसे करने जा रहे हैं। इतना प्रेशर तो इन्होंने बना दिया कि हुकूमत भी जलसे करने लगी। कतई नहीं सर, इमरान खान के लिए चूंकि एक हरदल अजीज़ पाकिस्तान का लीडर है, जिस वक्त जिस मकाम पे जलसा करना चाहे इंशाल्लाह ताला जो है उसके लिए लोग खुद ही जमा होते हैं। ये उस ज़मन के अंदर नहीं किया था, वो इस प्रेशर के अंदर किया था कि हम इमरान खान को कह रहे थे कि हमें जवाब जो है कम अज़ कम जलसों का जवाब, सियासत का जवाब सियासत से देना चाहिए। लेकिन अब कोविड की वजह से जो है हम मजबूर हैं कि क्या करें। दूसरी बात यह है कि आपने महंगाई का प्रेशर नहीं है, महंगाई की हकीकत है। ये आपको एक वफाकी वजीर कह रहा है कि महंगाई जो मसनूई तौर पे क्रिएट की गई, जो होर्डिंग की गई, हालांकि सप्लाई खुदा के फजल से काफ़ी मकदार में चीनी की भी और आटे की भी है, लेकिन जिस तरीके से ये मिडल मैन ने उसको होल्ड किया, लोगों के जेबों को लूटने की जो है उन्होंने उनको लूटा। और अब खुदा ताला का शुक्र है कि हम इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, जब तक, मैं आपको ये बिल्कुल वजाहत के साथ कह दूँ, आपके नाज़रीन सुन रहे हैं, जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जाता, गरीब को ख़ास कर जो फूड आइटम है उसमें रियायत नहीं मिलती, मैं ये समझता हूँ कि लोग हमारे ऊपर गुड गवर्नेंस के लिए जो उंगली उठाएंगे वो जायज़ उठाएंगे बिल्कुल। इसलिए कि आज हमें इन 11 नौसरबाजों की फिक्र नहीं, लेकिन ये जो नए जो है नारे देख के और नए सवालात भी लोग उठा रहे हैं, हुकूमत पर प्रेशर भी है, लेकिन मसला तो हल नहीं हो रहा। हुकूमत का काम मसला हल करना होता है, अपनी कारकर्दगी दिखाना होता है। मसला इंशाल्लाह ताला सर, मसला अब हफ्ते में और महीनों में इंशाल्लाह ताला हल होगा। मैंने कहा ना कि अगर ये नहीं होता तो हम नाकाम हो गए जी। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको सिर्फ कैबिनेट की बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसके अंदर वो फिक्रमंद ना हो और नए नए तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है, जिस तरीके से प्राइस कमेटियाँ थी, मजिस्ट्रेट थे, आज वो नहीं है, किस तरीके से जो है सूबों के ज़रिए, हर तरह से DCO के ज़रिए, कमिश्नर के ज़रिए, जो हमारे दूसरे इदारे हैं उनके ज़रिए कोशिश की जाए कि ये मसनूई महंगाई को जो है ख़त्म किया जाए और उन लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं कैफर किरदार खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये मसनूई महंगाई माफिया की जानिब से की गई है, ना आज तक इस माफिया का कोई बंदा गिरफ्तार हुआ, ना इस मसनूई महंगाई के किसी जिम्मेदार को पकड़ा जा सका, ना कहीं कोई ऐसी सज़ा हमने देखी किसी को दी गई हो। तो फिर ये ज़बानी कलामी बातें, दावे, ये सब कब तक चलता रहेगा? वज़ीर आज़म हर मंगल को काबीना के इजलास में नोटिस लेते रहेंगे, वज़ीर को हिदायत करते रहेंगे, अमली तौर पर ग्राउंड पर कुछ नज़र नहीं आएगा। अमली तौर पे सर हो रहा है। अब इंशाल्लाह ताला जो है 2-3 रुपए जो है हर चीज़ जो है इंशाल्लाह ताला कम हुई है। मैं आपको इस वक्त बाज़ार की हालत जो है ये बता रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ कह रहा हूँ, ये इसमें कोई दूसरी बात है नहीं कि अगर हम महंगाई जो है कम नहीं करते, हम खुद इर्रेलेवेंट हो रहे हैं उन गरीबों का जो इस वक्त जो है 2 वक्त का चूल्हा जो है उनके घर जो है वो नहीं जल रहा। मैं खुद कह रहा हूँ जी, इंशाल्लाह ताला जो है ये बिल्कुल वसूख के साथ आपको कह रहा हूं और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इंशाल्लाह 2-3 वीक के बाद फिर मुझे बुला के पूछें कि क्या हुआ है कि नहीं। इंशाल्लाह ताला हम महंगाई को कम करने के लिए जा रहे हैं, जो इसके अंदर जो है होर्डिंग है उसको खत्म कर रहे हैं। सही, ये बात रिकॉर्ड पे आ गई आपसे, हमारे लिए बहुत मुश्किल का रास्ता है। इसी बात पर दोबारा बात करेंगे और देखेंगे कि आज की कीमतों में और उस वक्त की महंगाई में कितना इंशाल्लाह जी। आवाज़ साहब, ये एक मसला जो अपोजिशन ज़ाहिर उठाती है हुकूमत के खिलाफ, वो एक तरफा एहतसाब का भी इल्ज़ाम है
कि शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, खुर्शीद शाह, आसिफ जरदारी, इन सब पर नैब केसेस चल रहे हैं, ये अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के अपने लोगों पर नैब का और दीगर इदारों का, खासतौर पर नैब की अगर बात करें, बड़ा हल्का हाथ है। दवाओं का स्कैंडल आया, BRT का मामला आया और दूसरे कई स्कैंडल हैं जिसमें अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, मगर नैब की कहीं कोई अमली कारकर्दगी उस तेज़ी के साथ दिखाई नहीं देती जैसे अपोजिशन पर नैब हाथ डालती है। इस पर फिर हुकूमत का जवाब ज़ाहिर सवाल बनता है। देखें सर, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वही लोग वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ अगर ये हकीकत नहीं है तो मुझे आप बताएं कि ये हकीकत नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं कम से कम जो है माइंड नहीं करूँगा क्योंकि आपका प्रोग्राम है, आप मेरे मेज़बान हैं, लेकिन मुझे सच्चाई का दामन जो है हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। क्या ये सारे केसेस जो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसकी हुकूमत ने बनाए? जवाब है नहीं, कतन नहीं। क्या ये लूटमार जो है जो सारी इन लोगों ने की है, आज ये देख लें कि मुल्क जो है सर से पांव तक मकरूज है, सारी दुनिया का मुल्क को चलाना महाल हो गया था। 10 अरब एक साल के अंदर जो है हमें कर्जा रिटर्न करना था, 20 अरब डॉलर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट था, 400 अरब रुपया जो है खाली PIA का लॉस था। कोई एक ऐसा इदारा मुझे बताएं कि जो वज़ीर-ए-आज़म आकर पब्लिक इज्तिमात में, खिताबात में, सर एक जुमला ले लें, वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने जब केसेस नहीं बनाए तो फिर वो ये बात क्यों करते हैं कि वो इनको नहीं छोड़ेंगे? एक मिनट सर, मेरी एक मिनट बात तो सर, मैं उसका भी जवाब आपको देता हूँ। जी जी जी। नैब का हमारे साथ कोई तलक नहीं है सर। अगर नैब में मेरे खिलाफ या किसी और मेरे रफीक के खिलाफ या किसी मिनिस्टर के खिलाफ केस हैं, नैब नहीं कर रही तो गलत कर रही है। मैं कह रहा हूँ गलत कर रही है। जिसके खिलाफ भी इस मुल्क को लूटा है, मैं तो जनाब अली सेनेट के अंदर जो है कई दफ़ा झोली फहराए, ए परवरदिगार जिसने मेरा मुल्क लूटा है। आज़म साहब, ये चीनी और गंदम के स्कैंडल में, ये मसनूई महंगाई करने में जो लोग मुलव्विस हैं, दवाओं के स्कैंडल में जो लोग मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ नैब को कार्रवाई करनी चाहिए? सर मैं तो अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ, अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ कि जिसके हाथ इस गंगा में रंगे हुए हैं, मैं तो जो बदवा थी आपने सुनी नहीं, मेरा ख्याल में फिर रिपीट करता हूँ कि ये अल्लाह मेरे मुल्क को जिसने लूटा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है उसके खिलाफ नैब कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया। आज़म स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद थे और मरियम नवाज के आज के इंटरव्यू पर अपना रद्द-ए-अमल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल दे रहे थे, और इसी मामले पर कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। सीनियर साफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आपकी इजाज़त से इफ्तिखार साहब, चूँकि उस्ताद मोहतरम भी है, इफ्तिखार साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इफ्तिखार साहब, अब ये मरियम नवाज के बयानिए में एक लचक दिखाई दे रही है, वो बातचीत की तरफ, मुज़ाकरात की जानिब एक इशारा कर रही हैं। कुछ अरसे पहले शाहिद खाकान साहब ने भी एक डायलॉग की बात की थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि PDM अपना एक रास्ता डायलॉग की जानिब बनाने जा रही है, और वो जो हुकूमत को भेजने की बात थी वो की तो जा रही है, लेकिन इसे अलामती तौर पर की जा रही है, या मकसद भी PDM का यही है? देखिए, PDM का मकसद यही है। जहाँ तक बातचीत का तल्लक है, कौन है जो नहीं चाहता कि बातचीत हो? बातचीत तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी होती है, बातचीत तो अफ़गानिस्तान की वॉर के बाद भी होती है, बातचीत तो वियतनाम वॉर के बाद भी होती है। ये तो हमारा मुल्क का अंदरूनी मसला है, इस पर हम जो लोग आपस में उलझे हुए हैं, इसका नतीजा ये तो नहीं है कि सारा का सारा सिस्टम ही बैठ जाए और रियासत को फिर ऐसा नुकसान हो जिसके लिए फिर हम किताबें लिखते रहें और कहानियाँ सुनाते रहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इससे पहले मामला को देखा जाए। देखें, 2 साल तो इस मौजूदा हुकूमत को हो गए हैं। जो कुछ उनकी परफॉर्मेंस है उसमें डिबेट की ज़रूरत नहीं, वो आप सबके सामने है। जो उनका रवैया है वो भी आपके सामने है। वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं। अगर आप अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, तो फिर पार्लियामानी जमहूरियत चल नहीं सकती है। इस मुल्क के अंदर बहुत ऐसे हालात पैदा हुए। आप अगर तरह साजिश केस देख लें, मुजीबुर रहमान जेल में था, उसको जेल से बाहर ला के उसको बाकायदा डिक्लेयर करके कि वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो एक उसको अयूब खान ने बुला के बात की। मौलाना मदूदी साहब के घर खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इछरे गए अपनी गाड़ी में बैठ के। फिर आपने ये देखा कि जब दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ गया PNA का, तो उनको बैठना पड़ा मेज़ पे, अगरचे बहुत देर हो चुकी थी। जो कुव्वतें
नहीं चाहती थी वो कुव्वतें कामयाब हो गई और उसके नतीजे में फिर जो हुआ वो आपके सामने है। देखिए, मकसद रियासत को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इख्तिलाफ राय दो सियासी जमातों को होता है और वही एक खूबसूरती है पार्लिमानी जमहूरियत की। अभी डायलॉग पहले ही तासर मिल रहा था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फ़ौज के अदारे के ख़िलाफ़ है, वो फ़ौज के अदारे को ख़त्म करना चाहती है। पिछले 7, 8, 10 दिन का अगर प्रोपेगेंडा देखें PTI के दोस्तों का और उनके साथियों का, उनके दानिशवरों का, तो वो यही था। और उस सारे के सारे में से आज ये हवा निकल गई और मरीम का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हम बात करना चाहते हैं। और फिर किससे बात नहीं करना है, वो बात करना चाह रहे हैं तो उनका जो भद उड़ाई जा रही है इस इंटरव्यू के बाद, जो PTI के ट्रोल उनकी भद उड़ा रहे हैं वो भी जरा देख लीजिए, सही फिर पता लगेगा ना कौन किसकी खेल कर रहा है इस मुल्क के अंदर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ अगर ये डायलॉग होता है, जो शराइत उन्होंने रखी हैं उन शराइत पे डायलॉग होता है और PDM का होगा। उन्होंने इस बात को क्लियर किया है, ये डायलॉग पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये PMLN का नहीं है, ये किसी ABC जमात का नहीं है। PDM इसको अप्रूव करेगी फिर ये डायलॉग होगा। तो मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए डेमोक्रेट सपोर्ट करता हूँ। मैं तो कई दिनों से हम बात कर रहे थे कि डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए। चलें जरा वसीम को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। वसीम साहब, ये जो डायलॉग की बात हो रही है, किसी इदारे के सरबराहान का नाम लेकर जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या वो इल्ज़ाम उस इदारे पर नहीं लगता? क्या वो सरबरा अपनी ज़ाती हैसियत में कोई अमल करता है जिससे आपको शिकायत होती है और फिर आप कहते हैं कि अब फ़ौज हमारे लिए बहुत अजीज़ है, उससे बात हो सकती है, हुकूमत से बात नहीं हो सकती? तो ये पूरी सूरत हाल में आपको मियां नवाज शरीफ के इब्तिदाई बयानिए में और मरियम नवाज के आज के बयानिए में कहीं कोई तज़ाद दिखाई दे रहा है? वसीम, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया और इफ्तिखार साहब से इजाज़त के साथ, ज़ाहिर है सीनियर हमारे। देखिए, एक तो इस तरह आपने कहा ना कि मुझे ये नहीं लगता, मैं इस दौर की नहीं, मैं उमूमी तौर पर एक बात कर रहा हूँ। किसी भी इदारे का कोई एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फायज हो, वो अगर कोई भी एक्ट कर रहा हो, जनरली स्पीकिंग भी, तो उसको इदारे से मंसूब करना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। जिस तरह अगर मुशर्रफ साहब ने लगाया माशाल्लाह, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अस्करी मुआविनीन खुसूसी के बगैर ये अमल अंजाम दे ही नहीं सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके लिए पूरे इदारे को ब्लेम नहीं कर सकते। और फिर ऐसा इदारा कि जिससे आपकी बारह सलामती और दीगर चीज़ें भी बराह रास्त वाबस्ता हों, तो उस इदारे का वक़ार अपनी जगह रहना चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरा, देखें, अगर मसला हल होना है तो वो तो बातचीत के ज़रिए ही होना है और बातचीत होनी चाहिए। तो उसूली तौर पर तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अब बात करें और इस मुल्क को अब आगे जाना है। एक अगर डेडलॉक की जो सूरत हाल हो गई तो सबका नुकसान होगा, तो डेडलॉक की सूरत हाल तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ सवालात ज़रूर है जो जन्म लेंगे। मसलन ये कि क्या थोड़े दिनों पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के ही बयानिए से ये नहीं लग रहा था कि वो तो कुछ इंडिविजुअल्स के बाकायदा नाम ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बातचीत तो हो ही नहीं सकती, अब तो बस उनको घर जाना होगा और अब आवाम की इक़्तिदार में आना होगा। तो फिर उनके मुखालिफिन इस सवाल पर ज़रूर सियासत करेंगे और जब वो करेंगे तो दे विल हैव अ पॉइंट कि भाई आप तय कर लीजिए कि आप इनको जिम्मेदार समझते हैं इंडिविजुअल्स को या इनसे बात करना चाहते हैं। अगर आप इनको जिम्मेदार समझते हैं तो इनसे बात क्यों करना चाहते हैं, और अगर इनसे बात करना चाहते हैं तो इनको जिम्मेदार समझते हैं या नहीं समझते। तो ये कुछ सवालात ऐसे ज़रूर हैं जिसका इन लोगों को भी जवाब मेरा ख्याल देना पड़ेगा। और एक आखिरी बात जो उन्होंने शर्त रख दी है कि जनाब हुकूमत घर जाए, हुकूमत को घर भेजें, तो अब ये अलग बात है कि आप शर्तें बहुत ज़्यादा रखें ताकि कुछ कम पे बात तय हो जाए, वरना कम से कम इस शर्त पर तो बातचीत जाहिर सी बातें नहीं हो सकती है ना। क्योंकि अभी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा कौन सा प्रेशर है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को इसलिए घर भेज दें कि जनाब मरीम बीबी से हमारी बातचीत की उन्होंने शर्तें रख दी और चले हम घर भेजते हैं ताकि फिर बातचीत हो जाए। तो मेरा ख्याल है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर ताकत में है, नून लीग का पलड़ा ज़रा हल्का है और इन शराइत पर तो बातचीत नहीं हो सकती जिनकी मरियम बीवी ने बात की। तो इफ्तिखार साहब, जैसे वसीम भी जिनको जिम्मेदार ठहराते थे उन्हीं से बातचीत की बात हो रही है। आपको याद होगा मरियम साहिबा जब जलसे में खिताब करते हुए कह रही थी कि इमरान खान पहले एक अदना से मुलाजिम थे, अब एक तनख्वाहदार मुलाजिम है और हमारी लड़ाई इनसे है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो इनको लाने वालों से। तो जिनसे लड़ाई थी उन्हीं से बातचीत की, मुज़ाकरात की बात की जा रही है। तो इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपके कदम पीछे हट रहे हैं, इसको इस तनाजुर में लिया जा सकता है? नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये कदम पीछे ना हटें तो फिर इनको जारी रहना चाहिए, फिर अंजाम भी देख लीजिएगा। देखो दोस्त, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत जिन दोस्तों ने पढ़ी है उन्होंने ये सारे वाक़यात देखे। मैं चूँकि एक बूढ़ा आदमी हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको किसी की भद या किसी की कमज़ोरी न लिया जाए,
उन्होंने जिन 3 अफराद का नाम लिया वो मियाँ नवाज शरीफ ने लिया, और अफराद का नाम लेने से अदारा नहीं खराब होता, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। अब 2 अफराद के बारे में, एक अदारे के 2 अफराद और एक अदारे के 2 और अफराद के बारे में आपके इल्म में भी है कि ISPR ने कल क्या फैसला किया, कल या परसों। तो क्या हम उन 4 अफराद के अमल को अदारे का अमल समझ के बहस करना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अदारा किसी का नहीं है, अदारा एक नेशनल अदारा है। लेकिन इफ्तिखार साहब, अता कलामी की इंतहाई माजरत, जिन लोगों के नाम लिए वो इदारों के सरबराहान थे। अब अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है तो इदारों के सरबराहान ही आकर मुज़ाकरात करेंगे ना। अब जिनके नाम लेके आप इतनी लंबी चार्जशीट पेश कर चुके हैं, उनके सामने बैठकर आप बात कैसे करेंगे? फिर बात क्यों नहीं हो सकती? वो कोशिश नहीं कर रहे थे, और वो अदारों के सरबराह कोशिश नहीं कर रहे थे, वो कोशिशें आज भी जारी नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में एक अजीब इशू बन गया है कि उस सरबराह को ख़राब करने के लिए जो हरकत इमरान खान ने की, क्या इमरान खान उनको एक्सटेंशन नहीं दे सकते थे? क्या सारी एक्सटेंशन की जो खेल की गई वो किसके खिलाफ की गई? वो किसको छोटा बनाने की खातिर की गई? ये सारी खेल कैसे असेंबली के अंदर आई, कैसी ये खेल अदालतों में गई? देखिए, मैं इन चीज़ों पे डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो डायलॉग जन्म लेना चाहता है, जो डायलॉग हो सकता है, जो डायलॉग मुमकिन है, हम जैसे जाहिल लोग उस डायलॉग के रास्ते में रुकावट बने। हम उसको समझ ही नहीं सकते, उस सारी सूरत-ए-हाल को, जिस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान गुजर रहा है। हमारी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल क्या है, हमारी सियासी सूरत-ए-हाल क्या है। और याद रखिएगा, ये एक फेडरेशन है, ये एक फेडरेशन है, और इसके मसाइल को समझने के लिए बहुत धीमे अंदाज से हमें मूव करना चाहिए। उन्होंने 3 नाम लिए, बिल्कुल नाम लिए 3 उन्होंने। एक आदमी का जो नाम लिया, तीसरे का, उसके जो कारोबार के बारे में जो उसने वजाहत कोई दी आपको, वजीर आजम साहब को दी है, उन्होंने कहा कि वो मुतमईन है उस पर। वजीर आजम साहब को दी भाई, वजीर आजम इज नॉट एन अथॉरिटी, वो जाना पार्लियामेंट में जानी चाहिए थी बात, और फिर वो वजीर आजम ने उसके बाद उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदा के लिए इन बातों में हम मत जाएं। सही, ये बातें अच्छी नहीं हैं, इनमें से कुछ नहीं। हाँ, इसमें अफसाने निकल सकते हैं, हेडलाइन निकल सकती हैं, वीलॉग बन सकते हैं, बहुत खूबसूरत की लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम और रियासत को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वसीम इफ्तिखार साहब कह रहे हैं इस अमल से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो रियासत है उसके निज़ाम को भी कोई फ़ायदा नहीं होना। अब ये मुज़ाकरात का मकसद क्या हो सकता है? मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की कोई राह निकालनी है, क्योंकि हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है मियाँ साहब की आज़ादी की राह में, या फिर इस हुकूमत को ही घर भेजना है? क्या समझ आता है? देखें, हुकूमत तो घर 2.5 साल के बाद भी जाएगी। इफ्तिखार साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जरा वसीम को शामिल करना चाह रहा था मैं। वसीम, आपसे सवाल किया मैंने। देखिए, अगर आप नून लीग से पूछें तो जाहिर है उनकी तो ख्वाहिश ही है, अब वो हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, तो वो तो जाहिर है ये समझते हैं कि इलेक्शन में मामला ठीक नहीं हुए। उसमें कुछ मामला तो बड़े ऑब्वियस भी हैं कि जाहिर इलेक्शन में कुछ चीज़ें तो जनूबी सूबा पंजाब महाज और फिर RTS में बहुत सारे मामला बलूचिस्तान की हुकूमत उससे पहले। तो अगर वो क्या चाहते हैं, वो तो जाहिर है चाहते हैं कि भाई वो समझते हैं कि ऐसा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो। ये सब कुछ तो अमलन मेरे ख्याल में होना मुमकिन ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल तो ये तो वो ज़्यादा से ज़्यादा है जो नून लीग अचीव करना चाहती है। वो कम से कम क्या है जो नून लीग को मिल जाए तो मेरे ख्याल में उनकी अभी भी एक अचीवमेंट होगी। वो कम से कम मेरा ख्याल है ये कि उनको कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड खाली उनको अगर एक मिल जाए कि जहाँ उनको ये यकीन हो कि फिर अब हम और इमरान खान ही आमने सामने हैं। दो पॉलिटिकल एंटिटीज़ से हमारा मुकाबला है, कोई भी नॉन पॉलिटिकल एंटिटी जो है वो किसी पॉलिटिकल एंटिटी के साथ नहीं खड़ी। उनको ये मिल जाए अगर तो भी मेरा ख्याल है कि टू स्टार्ट विद उनके लिए ये एक बड़ा। ठीक है वसीम, जरा रुकिएगा एक सेकंड, यहाँ एक ब्रेक लेना है। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग को इस वक्त कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो अब एक ब्रेक के बाद जरा आपसे मैं ये पूछूंगा कि इस 1 माह की तहरीक के बाद क्या इन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब इन्हें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, ये एक आखिरी ऑप्शन है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वसीम, पहला जलसा हुआ था गुजरावाला में, अभी 3-4 रोज़ बाद इस पूरी तहरीक को बाकायदा 1 माह हो जाएगा। इस 1 माह बाद क्या ये PDM इस नतीजे पर पहुँच गई है कि हम ज़ाहिर मुज़ाकराती हल है, अगर हम इस हुकूमत को गिराने जाएँ तो जनवरी फरवरी में ये अमली तौर पर हमारे लिए मुमकिन है नहीं, कि पब्लिक ने उस तरह से इनको वेलकम नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन मुहिम मरियम साहिबा ने ख़त्म की, उस वक्त इन्होंने इंटरव्यू दिया, तो ये वो पॉइंट था शायद कि गिलगित में भी उन्हें वो कामयाबी शायद वो देख नहीं रही कि वो मिल सकती है, वहाँ से कोई मायूसी पैदा हुई, उसके बाद ये बातें सामने आई हैं। नहीं अरबाब, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ज़ाहिर सियासतदान और हम आम जिंदगी में भी बिलुमूम और सियासतदान बिलखुसूस बहुत सारी बातें जो सोच रहा होता है वो सारी बातें ज़ाहिर है कह नहीं रहा होता, और वक्त पे वो बहुत सारी बातें करता है। तो मेरा ख्याल है कि 1 महीने बाद नहीं बल्कि आज से 2 महीने पहले जब PDM ने बाकायदा जलसों का आगाज़ भी नहीं किया था, तब भी उनके जहन में बात जो होगी, जो वो उस वक्त कह नहीं रहे थे, वो यही होगी कि हमने अल्टीमेटली आकर बात यही करनी है कि जलसों वगैरह से एक माहौल, एक प्रेजेंस वो सब शो करके कायल करना है कुछ लोगों को कि यार बात करें और कुछ मामला का हल निकालना है। तो आई थिंक ये तो उनके जहन में ये बात पहले से होगी। अब ये बात कितने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बातचीत मुस्लिम लीग नून की हद तक होना बहुत मुश्किल अब इसलिए हो गया है कि मुस्लिम लीग नून मामला को बहुत ज़्यादा आगे ले गई है। ये जो IG सिंध वाक़े की रिपोर्ट जो आई है, वो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास उस हीट को ज़रा ठंडा करने के लिए। ठीक है, कुछ सवालात तशना थे, लेकिन उस रिपोर्ट पर जिस तरह का रद्दमल आया वो तो हीट को और नेक्स्ट लेवल पर ले गया, जो कि मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर अगर होता, अगर वो रद्दमल कुछ ठंडा होता और कुछ बातचीत का रास्ता निकलता, तो मुझे लगता है कि नून लीग की हद तक बातचीत के मामला बड़े मुश्किल हो गए हैं। सही, लेकिन ज़ाहिर इफ्तिखार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी इस पूरी सूरत हाल में बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। जब मियां नवाज शरीफ का बयानिया बहुत एग्रेसिव था, उस वक्त भी उन्होंने एक डिस्टेंस इख्तियार किया, कन्विंस भी किया नून लीग को कि नाम नहीं लेने, लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करना है। तो लगता है कि ये नून लीग के इस एग्रेसिव बयानिए की हीट को कम करने में बिलावल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और मुज़ाकरात की तरफ जो मामला जा रहे हैं उसमें भी उन्हीं का कलीदी किरदार है। देखें, अगर ऐसा है तो बड़ा पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप सामने आ रही है वो लॉजिक से, रीजनिंग से बात करेगी और लॉजिक और रीजनिंग को समझती है। ये तो खुशकिस्मती की बात है। मेरे नज़दीक की किसी की शिकस्त या कामयाबी नहीं है, होना चाहिए ऐसा एक। और ये बात बिल्कुल वसीम की ठीक है। देखिए, हम जब बार्गेनिंग करते हैं, जब हम डायलॉग, किसी भी डायलॉग में जाते हैं, स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के, यानी तनख्वाह का जब तनख्वाह को बढ़ाने के लिए अपने मालिक की डिबेट करते हैं, तो हम एक ख़ास सतह पे खड़े होते हैं। फिर मालिक की ऑफ़र और हमारी ऑफ़र के दरमियान का एक रास्ता निकलता है, और वही रास्ता जो अच्छा रास्ता होता है। जहाँ तक रहा PTI की गवर्नमेंट के जाना, तो PTI की गवर्नमेंट के जाने का मतलब है उनकी इमरान खान साहब का जो रवैया है उसी से सबकी ज़्यादा महसूस होता है, और इमरान खान के कुछ साथियों की वजह से, वरना सारी PTI के साथ तो मेरा नहीं ख्याल किसी का कोई उलझाव है। और PTI की इमरान खान का जाना कोई ऐसी गैर मुनासिब चीज़ भी नहीं हो सकती अगर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो। मैं डेमोक्रेट में, जब ये इस तहरीक का आगाज़ हुआ था तो ज़ाहिर है इनका ये बयानिया था कि हुकूमत आवाम में बहुत गैर मकबूल हो चुकी, लेकिन अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी जब मुख्तलिफ सर्वे सामने आए, गैलप का एक सर्वे सामने आया, उसमें भी अभी सबसे मकबूल तरीन जमात, इवन गिलगित में भी तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब अभी भी सबसे मकबूल लीडर हैं, और उस सर्वे ने ये पेश गोई की है कि खान साहब भी गिलगित का मैदान भी मारने वाले हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपसे अर्ज़ करूं कि गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा उसी ने मैदान मारा है जिसकी वफाक में हुकूमत होती है। ये उसका सारा का सारा आप उठा के देख लें, यही उनका रवैया है, यही उनका रवाज है। और बड़े मज़े की बात है इस दफ़ा कि PTI की कामयाबी की जो सबसे बड़ी रीज़न होगी, अगर होती है इतवार को, कि उन्होंने वो तमाम लोगों को अपने साथ शामिल कर लिए जो इलेक्टेबल थे, खा वो PMLN में थे, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, खा वो इंडिपेंडेंट थे। ये इसकी शाबाश देनी चाहिए तो कि जिन लोगों ने भी वहाँ पे ये काम किया, उन्होंने इस पे बहुत मेहनत की। 70-80% आप भी इसका मतलब श्योर हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतने वाली है? मैं कोई एश्योर की बात नहीं कर रहा। देखो भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर बिकॉज जब तक लास्ट वोट नहीं गिना जाता, मुझ जैसा आदमी इलेक्शन के नताइज के ऊपर अपनी संजीदा रिजर्वेशन रखता है, लेकिन मैं उनकी एक तारीफ कर रहा हूँ। तो आप कुछ प्रेडिक्ट तो करें ना, इफ्तिखार साहब अपनी राय तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि आप
उठा के देख लें सारे नाम। नहीं अजीम, इफ्तिखार साहब अपनी राय तो दे चुके हैं कि जो विफाक में इशारा दे दिया उन्होंने कि जो जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीता करती है। तो इफ्तिखार साहब, आपकी राय समझे? नहीं, मैंने आज बकायदा इस पर ट्वीट किया है। ठीक है, मैं उन सहाफियों में से नहीं हूँ कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा और वैसा भी होगा, सुबह भी होगी और शाम भी होगी, लड़का भी होगा लड़की भी होगी। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने जो कहना है मैंने अभी में कहा है, बड़े खुलेआम खुल से कहा है। सही है, चलें। और मैं जानता हूँ कि वहाँ की सियासी सूरत क्या है। हम उन लोगों में से थे जिन्होंने लाइव 2009 का लाइव गिलगित बल्तिस्तान को दिया लोगों को, लाइव उस इलेक्शन को। उस इलेक्शन की अहमियत हमने इतनी बढ़ाई। और आज तो जिस तरह लोगों ने पार्टिसिपेट किया जलसों और जुलूसों में, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो मुझे तो नज़र आता है कि वहाँ पे एक अच्छा खासा वोट बैंक नया इमर्ज हुआ है। और मैंने तो ट्वीट में ये भी कहा, मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी हार जाए और ये भी हार जाए, PMLN भी हार जाए, लेकिन जब हारने के बाद इन दोनों के वोट JUI के वोट गिने जाएँ, शायद वो उसके करीब हों जीतने वालों के। और फिर देखें ना, इस वक्त वहाँ पे कोई तब्दीली बनी नहीं आई। पहले भी 4 औरतें इलेक्शन लड़ रही थी, अब भी 4 औरतें इलेक्शन लड़ रही। हालांकि वहाँ पे कहा जाता है कि तालीम का मेयार ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आई। आपस के मुखालफिन वैसे के वैसे ही धड़ों में खड़े हैं जहाँ खड़े थे, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई। कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ पे 3 दफ़ा एक ही अपना धड़े के लोग एक दूसरे को मुखालिफ करें। हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को इस नतीजे में देखें, अगर फ़र्ज़ करें जीत भी जाते हैं PTI वाले, और अगर उनके पास इतना वोट स्ट्रेंथ है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका ये पॉलिटिकल राइट है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और पॉलिटिकल राइट से उनको कौन महरूम रख सकता है? मैं तो उसके खिलाफ हूँ। अब तो फौज का वहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब तो ये तय हो गया कि फ़ौज पाकिस्तान में से कोई शख्स इवन पोलिंग स्टेशनों पर नहीं होगा। और अगर फिर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो मुझे अफसोस होगा उसकी सोच पर। सही। तो वज़ीर इफ्तिखार साहब तो कहना जा रहे, जो विफाक में हुकूमत होती है उसी की हुकूमत, रिवायत यहाँ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में वही हुकूमत बनाती है भी है। इन सर्वेस पर हम कितना यकीन कर सकते हैं? ये जो इलेक्शन से पहले सर्वे में हिमायत है, क्या ये इलेक्शन वाले दिन वोटिंग की अक्सरियत में तब्दील हो सकती है? आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है? आपकी राय इस पर? देखिए, उमूमन जितना मुझे लगता है वो ये कि इन सर्वे से आपको एक फेयर आइडिया ज़रूर हो जाता है कि हवा का रुख किस तरफ है। ये अलग बात है कि हम तो ये कर सकते हैं, हम ये हैरान रख सकते हैं। मुझे ये ज़रूर हैरत होती है जब PTI के 2-3 सर्वेस को कोट करते हैं, इसलिए कि इन्हीं कंपनीज़ के सर्वेस जब पिछले कुछ अरसे में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में या पिछले इलेक्शंस में किसी और जमात के जीतने के बारे में प्रेडिक्ट करते थे, तो यही हमारे दोस्त कहते थे कि ये बिक गया, ये कंपनी तो नवाज शरीफ की है, ये जरदारी की है, ये बिक गया। और आज वही लोग कोट कर रहे हैं उन सारे सर्वेस को। तो उनका कोट करना मेरा ख्याल है इसलिए नहीं बनता कि वो इन्हीं सर्विस को कल तक तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन एक फेयर आइडिया ज़रूर हो जाता है। फिर पाकिस्तान की हमेशा हिस्ट्री रही है कि जो हुकूमत विफाक में होती है वहाँ पर ये 2009 में हमने देखा और आगे भी देखा। इंटरेस्टिंग जो मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो इफ्तिखार साहब के सामने जिन्होंने खुद इतने इलेक्शन सेल्स हेड किए हैं, इलेक्शन के बारे में कुछ कहना बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूँ वो ये कि मुझे ऐसा तो ज़रूर लगता है कि PTI सबसे बड़ी जमात, फिर पीपल्स पार्टी और फिर नून होगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून की जो कंबाइंड सीट्स हैं, ये PTI के मुकाबले में एक बड़ा नंबर बनाती हैं या नहीं बनाती, ये देखना है कि उनकी अपोजिशन की जमातें ये कहाँ तक जाता है मामला। तो मुझे दर्जाबंदी में तो कोई शक नहीं है, लेकिन नंबर्स क्या बनते हैं कंबाइंड, ये देखना है। चलिए, नंबर्स की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रहेगी। अब आखिर में एक कमेंट ज़रा, कश्मीर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पहले इफ्तिखार साहब से मैं उस पर बात कर लूँ, फिर आपकी तरफ भी आता हूँ। वसीम, इफ्तिखार साहब, अभी ज़ाहिर नन्नी मरवा वाला वाक़या, सानिया मोटरवे वाला वाक़या, वो उसकी यादें अभी जहनों से गई नहीं है, ताज़ा हैं कि एक कश्मीर में वाक़या पेश आया, 4 साल बच्ची, उसकी वालदा के साथ उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। अब ये इस तरह के वाक़यात कैसे रोके जा सकते हैं? क्यों नहीं रुक पा रहे हमारे? जी प्लीज़, सबसे पहली बात है कि हम सबको इन वाक़यात को दोहराना नहीं चाहिए अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपने पेजेस के ज़रिए, अपने वीलॉग के ज़रिए। रोके कैसे इफ्तिखार साहब फिर इसको? सुन लेना आप, सुन लें। रोकने का है सजाए मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सही, कोई रास्ता नहीं। और ये कहना सजाए मौत तो बैनुल अक़वामी मना है। अमेरिका की रियासतों में सजाए मौत होती है नहीं होती, जहर का इंजेक्शन दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो ये कहना है कि ये सजाए मौत दुनिया नहीं मानेगी, गलत है। मैं इस इत्तेफाक नहीं करता। ये लोग दीवाने हैं, ये लोग पागल हैं, ये लोग जिनसी दरिंदे हैं।
कोई महजब सोसाइटी इनको सपोर्ट नहीं कर सकती, और अगर जो करते हैं वो खुद रिंदे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वज़ीर आज़म खुद आकर इन मामलात पर गुफ्तगू करते रहें, कानून साजी की यकीन दहानी कराते रहें, लेकिन ये मामलात रुकने में नहीं आ रहे। ये सज़ा का नियम, बिल्कुल इफ्तिखार साहब सही कह रहे हैं कि सज़ाए मौत को नाफिज करना पड़ेगा ताकि इस तरह के वाक़यात रोके जा सकें। देखिए अरबाब, ये फुटेज अगर देखी हो किसी ने तो मतलब ये दिल हिला, मतलब अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला किसी दुश्मन की माँ को भी ये मुँह ना दिखाए, ये मंजर ना दिखाए कि वो माँ अपनी मासूम बच्ची से, जिसको कुछ समझ नहीं है, जिस बच्ची को, उसको बहलाने फुसलाने के अंदाज में पूछ रही है ये जानने के लिए कि उसके साथ हुआ क्या था। और फिर हम सब ने देखा कि वो बच्ची अपने उस मासूमियत वाले अंदाज में वो अपने आप को बेलिबास करके बताती है, जिस्म के उन आज़ा की तरफ निशानदेही करती है अपने बचपने वाले अंदाज में कि मेरे साथ यहाँ यहाँ ये हुआ। और फिर उस माँ की चीख बुलंद होती है उस वीडियो में। ये मतलब अब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे शकीउल कल्ब, ऐसे बदबख्त, ऐसे बेगैरत इंसान के साथ क्या किया जाए तो इस जुर्म की तलाफी हो सकती है। कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा कि मतलब उसके साथ जो भी किया जाए वो कम है। तो सबको सर पकड़ के बैठना चाहिए, सब बहनों बेटियों बच्चों वाले हैं कि भाई ये सियासत होती रहेगी, होती रहे, तनकीद होती रहेगी, होती रहे, लेकिन खुदा का वास्ता है इस हवाले से बैठ के कोई कानून साजी इस तरह की करे कि एक तो बंदा पकड़ा जाए, पर जब बंदा पकड़ा जाए तो फिर स्पीडी ट्रायल हो और तवातुर के साथ ये सारी चीज़ें हों। जब तवातुर के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं तो तवातुर के साथ सजाएं क्यों नहीं हो रही भाई? तो जुल्म बच्चे जल रहा है, पूछो बाजार में। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है वसीम, के तवातुर से वाक़यात हो रहे हैं तो तवातुर से सजाएं भी होनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात को किसी सूरत तो रोकने में कामयाबी मिल सके। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू का मामलात पर भी और इस अफसोसनाक वाक़े पर भी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ कोरोना इस वक्त मुल्क में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, ख़ास तौर पर पंजाब में। वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या तजावीज़ सामने आ रही हैं, और फिर 13 दिसंबर को लाहौर में एक जलसा भी होने जा रहा है, उस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस की तादाद और अमवात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है और मुल्क में 108 रोज बाद एक दिन में रिकॉर्ड 34 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 23 जुलाई के बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 1808 केसेस भी सामने आए हैं। पंजाब हुकूमत ने भी शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए सख्त इकदाम करते हुए रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स को सख्त SOPs के साथ खोलने की सिफारिशात भेजी हैं, जिसके तहत सियासी, सकाफती इज्तिमात और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर भी पाबंदी होगी, जबकि शादी हॉल में फंक्शन का दौरानिया 2 घंटे होगा। शादी हॉल और घर के अंदर तकरीबात में मास्क की पाबंदी लाजमी होगी और इसकी जिम्मेदारी शादी हॉल मालकान और मेज़बान घराने की होगी। लेकिन 13 दिसंबर को लाहौर में PDM जो जलसा करने जा रही है, जिसमें 11 जमातें हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा करेंगी और ज़ाहिर है कि हुकूमत इसकी इजाज़त भी देगी, इस इतने बड़े अवामी इज्तिमा की जिम्मेदारी किस पर होगी? क्या कोरोना सिर्फ रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, शादी हॉल्स और शादी की तकरीबात में ही फैल रहा है, हुकूमत और अपोजिशन के जलसों में नहीं फैल रहा? क्या इन पर भी पाबंदी होनी चाहिए? इस पूरी सूरत हाल में पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो यास्मीन राशिद साहब, अब ज़ाहिर है 13 दिसंबर को PDM का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। कोरोना की इस वक्त सूरत हाल खासतौर पर पंजाब में बहुत ज़्यादा ख़राब है। शादी हॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स को बंद करने की बात, महदूद करने की बात, SOPs को फॉलो करने की बात हो रही है। तो ये जो जलसा होने जा रहा है, इसकी इजाज़त पंजाब हुकूमत देगी? पहले ज़रा इस पर आप कमेंट कर दीजिए, फिर कोरोना की सूरत हाल पर आते हैं। मेरा ख्याल है जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इस पे तो अपोजिशन को ख़ुद भी एहसास और ख्याल करना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान के लोगों की सालमियत, पाकिस्तान के लोगों की सेहत के बारे में हमें ख्याल करना चाहिए या हम अपने जलसे करें। अहम चीज़ ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश हमारी है कि जो इस वक्त हम पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दिसंबर के महीने में आएगी। नेचुरली जिस तरह की ट्रैजेक्टरी इस वक्त शो हो रही है साइंटिफिकली,
और जिस तरह हमने पहले देखी थी, तो जो रीसर्जेंस की पीक है ये तकरीबन दिसंबर के महीने में आएगी। और अगर दिसंबर के महीने में आएगी तो फिर हमें हर किस्म की पाबंदी लगानी पड़ेगी। वजह यह है, हमारे लिए लोगों की सेहत जो है वो हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हम लोगों की सेहत के बारे में ख्याल रखें। तो दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हर किस्म के इज्तिमा, अभी भी आपको पता है एक मुसलसल डिस्कशन हो रही है। आज पंजाब के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो तकरीबन 5 को क्रॉस कर गया है, और कुछ इलाक़ों के अंदर तो मसले मसाइल हमारे लिए काफ़ी दिगरगू हो गए हैं। तो इस वजह से हमें हर चीज़ पे, और ये वो वाला हाल है कि अगर आपको याद हो तो जून के महीने में रोज़मर्रा स्ट्रैटेजीज़ जो थी वो तब्दील हो रही थी। ये इसी तरीके से हर दूसरे दिन, हर रोज़ हमें एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप, जैसे हमने वो हॉस्पिटल जो कोरोना के साथ डील कर रहे थे उनको बंद किया था, अब दोबारा आज हमने नोटिफिकेशन निकाली है जिसके अंदर यूरोलॉजी की इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में दोबारा खोल दी गई है कोरोना के लिए। तैयब अर्दोगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में दोबारा खोल दिया गया है। अपना वहाँ भावलपुर के अंदर सिविल अस्पताल जो है उसको दोबारा तय्युम कर दिया है इसके लिए, और इस वक्त हमने इसके लिए कोरोना के लिए, और इसी तरह मुल्तान के अंदर हमने वी हैव इंश्योर्ड प्रेजेंस ऑफ 50 वेंटिलेटर्स जस्ट फॉर कोरोना इन निश्तर हॉस्पिटल। तो ये सारे इकदाम क्यों हम उठा रहे हैं? क्योंकि लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आज के दिन में आप देखिए तो 390 नए केसेस आए हैं, और डेथ्स जो हैं उनके नंबर भी बढ़ रहे हैं। 9 लोग आज इंतकाल किए हैं। तो ये तो फिर हम सब पहले तो पाकिस्तानी हैं ना। सियासत और सियासी सरगर्मियाँ अपनी जगह, लेकिन लोगों की सेहत के बारे में तो हम सब ने मिलकर ही सोचना है। सही। लेकिन यास्मीन साहब, फिर ये क्या जिम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन पर आती है? कल सिनेमा मालिकान हमारे साथ थे, रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हमारे साथ थे, शादी हॉल्स के मालिकान हमारे साथ थे, और सभी एतराज़ कर रहे थे कि हमारे कारोबार को बंद करने की बात की जा रही है और 20 नवंबर से कुछ कारोबार बंद हो भी जाएंगे। लेकिन हाफिज़ाबाद में, स्वात में हज़ारों की तादाद में लोग जमा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब वहाँ खिताब कर रहे हैं, ना उन्होंने खुद मास्क लगाया हुआ है, ना उन तमाम शुरा ने मास्क लगाया हुआ है। तो फिर वहाँ पर नहीं कोरोना फैल रहा, और वहाँ नहीं सूरत हाल इससे भी बदतर हो सकती है? देखिए, दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो नई अहकामात आएंगे NCOC के, तो वो सभी फॉलो करेंगे, और उनके एतराज़ात जो हैं किसी रेस्टोरेंट के, सबसे बड़ी ये बात है कि हमने तो बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत पहले अपने सारे रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए, शादी घर भी खोल दिए। अब ज़िम्मेवारी जो है ये तो इन लोगों पे पड़ती है। ज़्यादती की तो ये बात है, बंद तो हम तब रेस्टोरेंट करेंगे अगर SOPs ना फॉलो हो। तो आप अगर SOPs फॉलो करें, शादी घरों में भी SOPs फॉलो करें। जिस तरह कहा है कि अगर 500 की कैपेसिटी है तो आप 250 पे कर दीजिए, और अगर 1000 की कैपेसिटी तो 500 पे कर दीजिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो। लेकिन डॉक्टर साहब, जब स्वात में, हाफिजाबाद में जलसे हुए तो वहाँ भी ऐसा होना चाहिए था कि अगर 20,000 की कैपेसिटी है तो 10,000 लोग आए। वहाँ तो एक खचाखच लोग भरे हुए थे। तो जब हुकूमत रोल मॉडल बनेगी, खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली सिचुएशन में आएगी, खुद मिसाल कायम करेगी, तो आम लोग उसको फॉलो करेंगे ना। आई टोटली एग्री विद यू। जी, सबसे बड़ी बात है कि आई टोटली एग्री विद यू। अभी तो ना कोई रेस्टोरेंट बंद हुई है, ना कोई शादी घर बंद हुआ है। ये एंटिसिपेशन में सारी बातें हो रही है ना। तो एंटिसिपेट हमें करना चाहिए ना कि हालात ख़राब हो रहे हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस अब दे दी जाएंगी, और NCOC जो है ऑलरेडी इज़ वर्किंग ऑन दैट। आज एपिस कमेटी की मीटिंग जो है लाहौर के अंदर भी हुई, जिसके अंदर हमने बताया है कि ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, और ये सिचुएशन डेवलप होने के नाते हमें सबको एहसास और ख्याल करना पड़ेगा कि हमें इन सारे कट से गुरेज करना पड़ेगा। अब आ गया मसला यहाँ के एज अ हेल्थ डिपार्टमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, वो हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक अस्पतालों का ताल्लुक़ है, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों का ताल्लुक़ है, पिछले 3 दिनों से सारी मीटिंग्स में हमने सबको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि भाई आपका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपकी दवाइयाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता डॉक्टर साहब, जब कोई बीमार हो तो NCOC की तजावीज़ के मुताबिक जो 10 बजे तक आप लोग टाइम को महदूद कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, दीगर फील्ड्स के लिए, तो ये क्या 10 बजे के बाद, अब 10 बजे का अगर ये टाइम रखा जाता है तो ये, और कोई रेस्टोरेंट SOP फॉलो भी कर रहा है, तो 10 बजे से पहले वहाँ पर नहीं कोरोना फैल सकता? 10 बजे के बाद ही तो असल उनका कारोबार चलना शुरू होता है। उन्हें एतराज़ है कि इस टाइम को क्यों महदूद किया जा रहा है अगर कोई प्रॉपर SOPs को फॉलो कर रहा है? नहीं, देखिए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। आप मुझे ये बताइए कि बहुत अरसा से लाहौर के अंदर शादियाँ 10 बजे ख़त्म हो जाती हैं,
ना किसी को तकलीफ़ होती है इस बात की। लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि भी 10 बजे शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं। खाना खाने बंदा जाता है, आप टाइम से खाना खाने जाएं। वक्त जो है वो तकरीबन 7:30 से टाइम शुरू हो जाता है 10 बजे तक। दिस इज़ एम्पल टाइम फॉर पीपल टू ईट देयर फूड। सबसे बड़ी ये बात है कि आप ये बात मत भूलिएगा कि लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पार्टिकुलेट मैटर, ख़ास तौर पे स्मॉग जो है, ये एक एडेड हैज़र्ड है जो मज़ीद फैलाएगा कोविड को। ये पार्टिकुलेट मैटर कैन कैरी दिस वायरस। और हमारी कोशिश ये है कि आप मिनिमाइज़ करेंगे ना जब एक्टिविटी, आपके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन स्मॉग किस चीज़ से होता है? नंबर 1 गाड़ियों की इमिशन से होता है, ये जो आपके जो गाड़ियों के फ्यूम्स होते हैं। फिर नंबर 2 ये जो हमारी भट्टे हैं उनसे, फिर जो फैक्ट्रियाँ। हमारी पूरी कोशिश है कि इनको महदूद करें, स्मॉग कम हो, ताकि अगर स्मॉग बढ़ा तो फिर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं उनके बढ़ने के चांस है और इंटेंसिटी जो है बीमारी की उसकी भी बढ़ने के चांसेस हैं। वजह ये है कि अगर आपके लंग्स पे स्मॉग का भी इफ़ेक्ट है और उसके ऊपर से कोरोना का भी हो गया तो फिर यकीनन उसकी फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इन सारी चीज़ों को एक चीज़ पे नहीं नज़र रख रहे। वी आर ट्राइंग टू कीप अ लुक आउट ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन द टेम्परेचर। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि इसके साथ इसलिए लोगों को समझनी चाहिए कि ये सारा काम जो है बड़ा साइंटिफिकली इसके ऊपर सोच विचार करके हम, मेरा ख़्याल है वाहिद मुल्क है जिसने अपना मिनिमाइज़ किया इकोनॉमिक मेल्टडाउन। आप देखें साथ वाले मुल्क आपका लेकिन हिंदुस्तान है और दूसरी डॉक्टर साहब प्राइम मिनिस्टर भी कभी लॉकडाउन के हक में नहीं रहे कि ज़ाहिर है उससे गरीबों का कारोबार मुतासर होता है। कुछ रोज़ पहले भी उन्होंने कहा था कि कारोबारी सरगर्मियां बंद नहीं की जाएंगी, मईशत का पहिया नहीं रोका जाएगा। लेकिन फिर जब NCOC की तजावीज़ आई तो वो उसके बिल्कुल वज़ीर आज़म की बात में और उन तजावीज़ में बड़ा तज़ाद था। तो उसके बाद अब ये जब कारोबार को आप महदूद कर रहे हैं, जिन लोग का पीक टाइम ही रात 10 बजे के बाद कमाने का है, रात 12-1-2 बजे तक ज़ाहिर लोग रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खा रहे होते हैं, वो टाइम उनका कट ऑफ हो जाएगा तो उनकी वो सेल आधी हो जाएगी माशी तौर पर, तो फिर उन्हें बड़ा झटका लगेगा। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली लाने को ही तैयार नहीं है? सारी दुनिया के अंदर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड वर्ल्ड, 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। दे वेरी फ्यू। मैं इंग्लैंड की अगर मैं बात आपको कोट करूँ, 7 बजे के बाद आपको कोई दुकान खुली नहीं मिलेगी। एक जुमेरात वाले दिन वो दुकान को खुला रहने देते हैं रात 10 बजे तक। और ये वैसे नहीं है अंदर, तो लोग वहाँ भी तो लोग ज़िंदा है ना। रेस्टोरेंट्स के लिमिटेड टाइम्स हैं, 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट वहाँ नहीं कर चलती, वहाँ भी तो लोग ज़िंदा हैं और रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं और कारोबार चल रहा है। हम एक कोई भी चीज़ अगर बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, उसको ये क्यों समझा जाता है कि खुदा न खास्ता ये हुकूमत जो है लोगों के मुखालिफ काम कर रही है। हम आपकी सेहत के लिए और आपकी बेहतरी के लिए सारी सोच, ठीक है, चलें, लोगों की सेहत और बेहतरी के लिए आप लोग इकदाम उठाएं। डॉक्टर साहब आखिर में बता दीजिएगा, जो ख़राब ना हो, एक लंबा अरसा इस बीमारी को हो चुका है, फरवरी-मार्च में इसका आगाज़ हुआ था, वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान में क्या तैयारियां, क्या रिसर्च की गई है और बैनुल-अक़वामी तौर पर आप लोगों ने जहां वैक्सीन की तैयारी के दावे किए जा रहे हैं, राब्ते हुए कुछ पाकिस्तान में कब तक दस्तयाब हो सकती है, इस बारे में ज़रा कुछ अगर रोशनी डालें आप। देखिए जी, इस वक्त तादाद टेस्टों की बहुत हद तक बढ़ा दी गई है। आज के दिन में ही अगर आप देखें तो हमने तकरीबन 14,000 टेस्ट किए हैं। और क्योंकि हम WHO की गाइडलाइन फॉलो करते हैं, विच मीन्स कि इन्फेक्टेड पर्सन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम उन लोगों की वैक्सीन से मुताल्लिक मैंने सवाल किया था कि पाकिस्तान में वैक्सीन के लिए क्या कोई रिसर्च और तैयारी हो रही है और किन किन ममालिक से आप इस सिलसिले में राब्ते में? ताल्लुक है, मैं यही बात बताने लगी। अच्छा, जी 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 बिल्कुल। देखिए जी, हमने अपनी वैक्सीन का जो ताल्लुक है वो चाइना के साथ रखा हुआ है। चाइनीज़ वैक्सीन जो है दैट इज़ अंडर ट्रायल इन पाकिस्तान। और क्योंकि अब ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गई है, दैट मीन्स वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रायल। होपफुली इंशाल्लाह जिस तरह बाकी मुल्कों के अंदर ट्रायल्स हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने वॉलंटियर किया हुआ। आज की अखबारों के अंदर इश्तिहार हैं बहुत बड़े बड़े, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं ट्रायल के लिए वो अप्लाई करें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ट्रायल हो रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 2 माह के अंदर कुछ ना कुछ इसके नताइज सामने आएंगे और मुस्बत नताइज आए तो इंशाल्लाह हमारे चाइनीज़ फर्म्स के साथ इस तरह के अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये बेहतरी मतलब ये ट्रायल सक्सेसफुल हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जिसको वो
एम्पल अमाउंट ऑफ वैक्सीन जो है, यानी जितनी तादाद हमें चाहिए होगी वो इंशाल्लाह हमें ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, पंजाब की वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि 2 माह में की खबर वैक्सीन के हवाले से आ सकती है और पाकिस्तान इस सिलसिले में चाइना के साथ मुस्तकिल राब्ते में है और ज़ाहिर है कि अगर इस तरह की कोई खबर आती है तो ये पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।